अब देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ डाइजेशन, जिसको मैं आपको शॉर्ट वे में बता रही हूँ। इसके भी ये कुछ सेवरल स्टेप्स हैं। अभी यहाँ पे मैंने केवल दो ही डिस्क्राइब किए, दो ही लिखी हैं, इजेशंस एंड डाइजेशंस। इजेशंस होता है अंतर्ग्रहण, हम फूड को अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं, ये वाला मैकेनिज़्म। नाउ नेक्स्ट है फिर उसका डाइजेशन कैसे होता है। ये वाला मैकेनिज़्म जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट एब्जॉर्प्शंस, इसका वो अभी मैंने लिखा नहीं है, एब्जॉर्प्शंस। फिर फोर्थ है एसिमिलेशंस, स्वांगीकरण, एंड लास्ट है आपका इजेशंस, त्यागना, भोजन को कम आउट करना। इस तरह से है। और इसके बाद हमारा टॉपिक लास्ट रह जाता है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशंस। इसका देखिए आपकी बुक के अंदर ये जो स्टमक के अंदर विटामिन और इसकी पूरी टेबल बनी है। टेबल देखेंगे आप 2.2, तो आपको इसमें विटामिन्स का सारा आ जाएगा। वो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है कि विटामिन्स कैसे फूड को डाइजेशन कर मतलब विटामिन्स कैसे फॉर्मेट होते हैं और कैसे डाइजेशन करते हैं फूड का। यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट है या और भी जो सीक्रेट्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले डाइजेशंस के अंदर मैं सबसे पहले आपको इसमें दो का डिटेल में आएगा डाइजेशन, बक्कल कैविटी और स्टमक, और हाईली डिटेल है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप सबसे ज़्यादा इस वाले पे वॉच करिएगा एग्ज़ाम में, इस पे फोकस करिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम एक बार बाद में और डिस्कस करेंगे। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और विल बी कम इन एग्ज़ाम, या ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि ये वाला बोर्ड में आ चुका है स्टमक का। अब इसमें अंतर्ग्रहण तो आप जानते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे किया जाता है, आपके माउथ के जरिए और बक्कल कैविटी के अंदर ही आपके टीथ और टंग, ये दोनों मिलकर के फूड को इंजेक्शंस करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं और छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है आपका टीथ, और फिर वो आपका फूड जो है कहाँ, टीथ और टंग ये बक्कल कैविटी के अंदर ही पुश करते हैं। बक्कल कैविटी में बहुत ही कम समय के अंदर, वेरी शॉर्ट टाइम में स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च के डाइजेशंस के लिए बक्कल कैविटी के अंदर आपको मैंने जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो उनसे जो एंजाइम सीक्रेट होता है टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम्स, वो आपके कार्बोहाइड्रेट का स्लाइटली या पार्शली डाइजेशन करता है। और उसके डाइजेशंस के लिए आपके मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक लैंग्वेज लिखी है, एक रिएक्शंस लिखी है, ये वाली कैसे करता है आपके ये एमाइलेज एंजाइम जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स का है। दीज आर नोन एज स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स प्लस एमाइलेज, ये दोनों मिल करके स्टार्च का डाइजेशंस करते हैं। और इनका पीएच होता है 6 to 8 क्षारीय आपके बेसिक मीडिया में, और ये स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं डाइसैकेराइड। स्टार्च तो क्या है, पॉलीसैकेराइड है। आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के, और ये कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन होता है बक्कल कैविटी के अंदर। और वो पाचन कौन करता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स। और इस स्लाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम सीक्रेट्स होता है एमाइलेज, तो स्लाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, या टाइलिन भी लिख सकते हैं हम इसको। टाइलिन एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन करता है, और ये क्षारीय माध्यम इसको प्रोवाइड होता है माल्टोज और डेक्स्ट्रीन के अंदर। तो इस तरह से फूड जो है आपका आंशिक रूप से फूड के अंदर डाइजेशन जो है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, यार आई मीन्स स्टार्च का, स्लाइटली हो जाता है।
अब आपके आता है स्टमक के अंदर डाइजेशन। स्टमक के अंदर डाइजेशंस में आप देखिए, स्टमक के अंदर जब फूड आता है तो उसको मथा जाता है। सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है वो, अर्धपचित भोजन बोलते हैं उसको, आधा पचा हुआ भोजन, और काइम कहलाता है, लेई बोलते हैं इसको। काइम हो जाता है उसका, पूरी तरह से एक तरह से आपका फूड जो है मथ जाता है। तो ये सेमी लिक्विड डाइजेस्टेड फूड इज़ नोन एज काइम। अब इसके अंदर आपके स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, उसमें HCl, रेनिन, म्यूकस और पेप्सिनोजन व लाइपेज, ये एक तरह का वीक एंजाइम्स है, सिक्रेट होता है, ये है। HCl तो जानते ही आप, गैस्ट्रिक जूस, ये सेल्फ डाइजेशन को रोकता है स्टमक के अंदर, उसकी वॉल पर। आपके रेनिन और म्यूकस भी वर्क करता है, लेकिन ये जो पेप्सिनोजन जो है, ये पेप्सिनोजन आपके इनएक्टिव एंजाइम है। इस पेप्सिनोजन को वर्क कराने के लिए, एक्टिव पोजीशन में करने के लिए HCl का जो सिक्रेशंस होता है वो वर्क करता है। तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। और ये पेप्सिन आपके, अब ये जो पेप्सिन है ये एक्टिव हो गई, और ये एक्टिव पेप्सिन आपके HCl से क्रिया करती है और किसका पाचन करने में हेल्प करती है? प्रोटीन का। एक बात और ध्यान रखना, आपके एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है कि प्रोटीन का डाइजेशन का मैकेनिज्म राइट कीजिए, राइट दी मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। तो आपका प्रोटीन का डाइजेशन जहाँ जहाँ इसकी स्टेप्स आएगी ना, वो वाली इक्वेशन को राइट करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट का है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट से। और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशंस के लिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी काफ़ी सारी रिएक्शंस आएंगी, वो मैं अभी आपको बता दूंगी कैसे आएंगी। कार्बोहाइड्रेट का इसमें ज़्यादा होता है, कंप्लीटली डाइजेशन होता है, आप बुक में देख लेना, सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी इसकी। तो आपके प्रोटीन का डाइजेशंस के लिए ये जो एक्टिव पेप्सिन एंजाइम्स जो है ये करता है HCl के साथ मिलकर के। प्रोटीन को ये प्रोटीएस, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन करता है। तो इस तरह से आपके स्टमक के अंदर है। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशंस जो है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके दो पार्ट्स जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, बॉडी के दो पार्ट्स जो हैं, एक तो पैनक्रियास और एक आपके पैनक्रियास तो है ही, और एक है लिवर के अंदर जो आपने गॉल ब्लैडर पढ़ी थी उससे जो सीक्रेट होता है बाइल जूस। ये दोनों, इनका बहुत फंक्शंस हैं। हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिटेल में इसका देखेंगे, बाइल जूस का। इसमें आपकी एक टर्म्स आएगी जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, और इस इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है पाइसीकरण। ये वर्ड है पाइसीकरण, किसे कहते हैं? तो अब इसका देखिए आप, पैनक्रियाटिक जूस 8.8 pH क्षारीय, इंटेस्टाइल जूस 8.3, ये आपके इंटेस्टाइन का ही होता है अंदर का, और ये आपके गॉल ब्लैडर से आता है बाइल जूस पित्रस। मैं आपको इसका थर्ड का बता रही हूँ, बाइल जूस, ये इससे एक प्रोसेस होता है पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। इसमें इमल्सिफिकेशन के अंदर आपके बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, पित्त लवण, और एक मॉलिक्यूल होता है लेसिथिन का। ये लेसिथिन का जो मॉलिक्यूल्स है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो इसका होता है ध्रुवीय पोलर, और एक पार्ट होता है नॉन पोलर। आपके नॉन पोलर पार्ट जो है डिज़ोल्व हो जाता है, और इसके बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं। अब इनको ब्रेक डाउन करने के लिए वर्क करता है बाइल जूस, पित्त रस, जिसको हम बोलते हैं पित्त रस। इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है पित्त रस का। ये पित्त रस आपके फैट ग्लोब्यूल्स के जो बड़े पीस होते हैं, ये बिग फैट ग्लोब्यूल्स, इनको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। और किसके अंदर ब्रेक डाउन कर देता है? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, छोटी छोटी वसा की गोलिकाओं में, जिनका डायमीटर इसमें दे रखा है 1 मिली माइक्रोन डायमीटर। तो ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं
आपके बिग का शॉर्ट में होना, यानी वसा का पाइसीकरण हो जाता है, पाचन हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है वसा का पाइसीकरण होना। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट, यानी फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? पित्रस। और बाकी पैनक्रियाज जूस जो है, इसमें भी काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, ऐसे इंटेस्टाइल जूस के अंदर भी हैं, तो इनका मैकेनिज्म आपके अलग आएगा। अब देखिए आप नेक्स्ट, इसी में चल रहे हैं अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, और अभी अपना सेकेंड ही पार्ट है, डाइजेशन ही है। इसको पाइसीकरण, जो ये बताया मैंने आपको, पाइसीकरण, या इसको हम इमल्सिफिकेशंस भी बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, फैट प्लस आपके बाइल जूस इसके अंदर ऐड होगा, बाइल गिव राइज टू इमल्सिफिकेशन, यानी पाइसीकरण हुआ इसका। तो ये इमल्सिफाइड, आपके इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो गया। शॉर्ट में हम इसको इमल्सिफिकेशन को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ये है। अब आपके आ रहा है पैनक्रियाज जूस का। पैनक्रियाज जूस में देखिए, इसमें सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन, इसमें कौन सा एंजाइम्स है? ट्रिप्सिनोजन। जैसे पेप्सिनोजन था इनएक्टिव, ऐसे ये भी एक तरह का इनएक्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन। इस इनएक्टिव एंजाइम को आपके एंट्रोकाइनेज एंजाइम्स जो है, इसको ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन के अंदर। जैसे पेप्सिनोजन का आपने पेप्सिन पढ़ा था, इसका ट्रिप्सिन कहलाएगा, और ट्रिप्सिन इज नोन एज एक्टिव, यह आपके एक्टिव फॉर्म में होगा। अब ये ट्रिप्सिन, एक्टिवेट ट्रिप्सिन जो है, फर्दर ये क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। और किसका हाइड्रोलिसिस करता है? आपके पैनक्रिया, ये काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सिलेज का, यानी कार्बोहाइड्रेट का करता है। एक तरह से कंप्लीट डाइजेशन करेगा ये, और कौन से मेथड से करेगा? हाइड्रोलिसिस मेथड से। अब ये हाइड्रोलिसिस मेथड कैसे होगा, इसकी आपके इसमें कुछ स्टेप्स दे रखी हैं। सबसे पहले इसी का हम ट्रिप्सिन का ही देखते हैं। इसमें काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्सिडेज और प्रो इलेस्टेट, ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं आपके। कार्बोपेप्सिनोजन फर्स्ट, फिर है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, फिर है इसमें प्रो इलेस्टेज। ये प्रो इलेस्टेज, ये सारे जो हैं इनएक्टिव कहलाएंगे। ये इनएक्टिव एंजाइम्स किसकी प्रेजेंस में? ट्रिप्सिन की। आपके काइमोट्रिप्सिनोजन तो कन्वर्ट हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन में, ये तो होगा काइमोट्रिप्सिन में, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज होगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज के अंदर, और ये प्रो इलेस्टेज जो है, ये ट्रिप्सिनोजन की प्रेजेंस में इलेस्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इलेस्टेज। तो ये होगा आपके एक्टिव। एक्टिव किसने किया? इस एंजाइम्स ने। और ये आपके किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर आपके प्रोटीन का देखिए, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट से। फिर प्रोटीन का आपके प्रोटीएज, सॉरी इसमें आएगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन
एंड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड तो जानते ही पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, एमिनो एसिड का ये पॉलीमराइज, इसी से ही पेप्टाइड के पॉलीमराइजेशन से एमिनो एसिड बनता है और एमिनो एसिड्स की काफ़ी सारी जो चेन है वो पॉलीपेप्टाइड कहलाती है। और ये पॉलीपेप्टाइड जानते हैं आप क्या बनाती हैं, प्रोटीन। ये प्रोटीन का ही मॉलिक्यूल होता है पॉलीपेप्टाइड। अब प्रोटीन के डाइजेशंस के लिए देखिए इसमें वापस वही ट्रिप्सिन आ रहा है और काइमोट्रिप्सिन भी आ जाएगा जिसमें pH 7 होता है। ये pH 7 जो है न्यूट्रल होता है, उदासीन कर देता है, यानी ना तो आपका फूड जो है एसिडिक मीडिया में होगा और ना ही बेसिक में, न्यूट्रलाइज हो जाता है। pH 7 जो है ये न्यूट्रल है और इसमें आपका ये पॉलीपेप्टाइड जो है ये छोटे छोटे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर इसके बाद में ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जो है ट्राईपेप्टाइड चेन में, ट्राईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड जो है एंड डाईपेप्टाइड में। ये डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, इसमें मैं एक का बता दूं आपको पेप्टाइड क्या होता है। ये एमिनो एसिड का ही पॉलीमर है, ये एमिनो एसिड इसका पॉलीमर है और एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से आपके पॉलीपेप्टाइड बनता है। COH आपके यहाँ आएगा R और ये H और H2N एमिनो एसिड। और दूसरा जब मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है तो ये जो बीच में जो लिंक बनता है, बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह के काफ़ी सारे जो बॉन्डिंग होती है वो सब मिलकर क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो किसका फॉर्मेशंस करती है, आपके प्रोटीन का। ये सारे प्रोटीन के ही पार्ट हैं, यानी मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का दोनों का डाइजेशंस होता है। और ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एमिनो एसिड प्रोटीन के बारे में। और ये प्रोटीन का डाइजेशन बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसके लिए। तो ये आपको मैंने पूरा पे ये इक्वेशन मेथड से बताया। और ये भी कहा जाता है प्रोटीन के लिए कि ये लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स कहलाता है, जैव, आपके बड़ा जैव अणु बोलते हैं इसको, प्रोटीन को। तो अब देखिए ये प्रोटीन का हो गया। अब ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स जो है, हम वही एमिनो एसिड पे पहुंच जाएंगे वहाँ पर। ये इसमें से स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को, अब इसको और ब्रेक डाउन करेंगे। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स जो है ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम्स की उपस्थिति में, इसका भी pH जो है 7 ही रहेगा। और इसमें कार्बोक्सी ये पेप्टिडेज एंजाइम्स की उपस्थिति में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में। इसका वही पॉलीमर आ रहा है, एमिनो एसिड। और एक इसमें ये डाईपेप्टाइड भी आ रहा है, डाईपेप्टाइड एंड एमिनो एसिड। ये हो गया आपका प्रोटीन का डाइजेशंस। अब देखिए फूड के अंदर जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं या इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं उनके डाइजेशंस के लिए कौन से एंजाइम्स आएंगे, इसमें इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट इन फूड आर डाइजेस्टेड बाय इलास्टिन। वो किससे होते हैं, इलास्टिन से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोलिसिस बाय द पैनक्रियाज एमाइलेज एंड कन्वर्ट इनटू द माल्टोज एंड ओलिगोसैकेराइड। और इमल्सिफाइड फैट का मैंने आपको बता ही दिया। अब कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये भी हाइड्रोलिसिस होता है। एंड फास्फोलाइपेज ये ग्रेजुअली इसको हाइड्रोलाइसिस करता है कोलेस्ट्रॉल का। और कोलेस्ट्रॉल जो है एस्टर एंड फॉस्फोलिपिड्स एसिड रेस्पेक्टिवली एंड सेपरेट फैटी एसिड फ्रॉम देम, इसमें कन्वर्ट कर देता है।
अब आपके राइबोन्यूक्लियस आई मीन्स आरएनए और डी राइबोन्यूक्लियस आई मीन्स डीएनए, ये तो जानते हैं ये भी न्यूक्लिक एसिड है, इनका भी ये भी चेंज इनटू न्यूक्लियोइड, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियोइड के अंदर। फिर कुछ एंजाइम्स जो है आपके एंट्रोसिस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ये कैरी आउट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को। वो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ जो है आपके बुक में पेज नंबर 13 पर दे रखी है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कन्वर्ट होता है pH 8.5 पर, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, और अल्फा लिमिट डेक्सट्रीन जो है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है C6H12O6। फिर पॉलीपेप्टाइड बनता है, डाईपेप्टाइड और एमिनो एसिड। फिर आपके डाईपेप्टाइड जो है, अब ये डाईपेप्टाइड जो है ये ब्रेक डाउन होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे तो एमिनो एसिड प्राप्त हो जाएगा आपको पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बहुलक। फिर ट्राईग्लिसराइड का है, ट्राईग्लिसराइड जो है फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो था पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का मैकेनिज़्म। अब आपका फोर्थ मैकेनिज़्म आता है एसिमिलेशन इजेशंस। एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड होता है, यानी इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, और जो एब्जॉर्ब फूड होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस जानते हैं क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस का ही एक रूप है एनाबॉलिक। इस एनाबॉलिक प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर के ये स्मॉल या सिंपल फूड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा होते समय क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी किसके रूप में रिलीज़ होती है, एटीपी के रूप में। तो ये आपके ये एसिमिलेशन के अंदर होता है स्वांगीकरण, यानी फूड जो है आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर सब जगह एसिमिलेटेड हो जाता है, उसका स्वांगीकरण हो जाता है, फूड का सारे पार्ट्सों में बढ़ जाता है और एनर्जी उत्पन्न होती है। यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है फूड, वो सिंप्लीफाई हो जाता है, उसका स्वांगीकरण हो जाता है, यानी सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, और उपयोग करते समय एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस होती है, एटीपी के रूप में। तो इसको हम कहते हैं आपके ये मैकेनिज़्म ऑफ डाइजेशंस का एसिमिलेशन टॉपिक है ये। अब आपके इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है एसिमिलेशन के अंदर लिवर का होता है। मेन फंक्शंस जो है लिवर करता है, क्योंकि लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर होती है, और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सीक्रेट होता है जो कि इमल्सिफिकेशन करता है। वसा का पाचन होना बहुत ज़रूरी है, और वसा का पाचन नहीं होगा तो शरीर में क्या होता है, फैटनेस बढ़ती है। अब है आपके इजेशन। इजेशन कहते हैं हम इमल्सिफिकेशन के बाद में जो हमारा फूड है, वेस्टेज फूड जो है उसका कम आउट होना, बाहर निकलना, वो इजेशन कहलाएगा। इजेशन के लिए ये अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ कलेक्ट होता है, रेक्टम के अंदर, और रेक्टम का जो एंड पोर्शन होता है उस पर स्पिंचर्स होती हैं, अवरोधियाँ मसल्स होती हैं, जो आपके पूरे मतलब फील्ड हो जाने के बाद में अपने आप ही उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचन होता है, और एनस के द्वारा आपके अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसका इजेशंस हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट मैकेनिज़्म है डाइजेशन का। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इसमें, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के डिसऑर्डर क्या है, कौन कौन सी बीमारियां इसके डाइजेशंस की। तो डाइजेशंस के डिसऑर्डर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशंस एंड ये न्यूट्रिशंस डिसऑर्डर। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और स्पेसिफिक डिफिशियंसी। इसमें हम डिसऑर्डर ले रहे हैं, डाइजेशंस के डिसऑर्डर। अब मैकेनिज़्म नहीं है, ये है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशंस के कुछ फैक्टर्स हैं, एक तो है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन, तीसरा है इम्बैलेंस, आपके असंतुलित डाइट, इनबैलेंस डाइट लेना न्यूट्रिशन, और फोर्थ है स्पेसिफिक
स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, ये 4 मेथड हैं। इसमें आप देखिए सबसे पहले अंडर न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, व्हेन फूड अवेलेबिलिटी इज इनसफिशिएंट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आपके जो न्यूट्रिशंस होता है पूरा पोषण नहीं मिल पाना, तो ये अंडर न्यूट्रिशन कहलाएगा, अल्प पोषण बोलेंगे इसको। फिर है ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, आप लंबे समय तक यानी बहुत अधिक मात्रा में पोषण को ग्रहण करो तो ये लॉन्ग ओवर कहलाएगा। फिर इनबैलेंस न्यूट्रिशन, आपके असंतुलित भोजन, फूड तो टेक कर रहे हो आप लेकिन उसके अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक सेम रेशो में मौजूद नहीं है, यानी आपकी असंतुलित भोजन है, डाइट जो है आपकी इनकम्प्लीट है। विटामिन्स प्रोटीन्स या जो भी कमी होना, एक ही चीज़ को बार बार खाओ आप, केवल रोटी या ओनली व्हीट और उसके अंदर ये विटामिन्स या और भी जो मिनरल्स होते हैं वो नहीं हो, यानी आपका असंतुलित भोजन, अनबैलेंस डाइट, ये भी आपका डिसऑर्डर को बिलोंग करता है। और एक है स्पेसिफिक डिफिशिएंसी में क्या होता है कि इसमें लेस क्वांटिटी या कंप्लीटली एब्सेंट होना, डिफिशिएंसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेवलप इन द बॉडी, इस तरह से होते हैं ये आपके। और ये क्या करते हैं, माल न्यूट्रिशंस क्या करते हैं, बॉडी को वीक और डिजीज़ यानी बीमारियां लग जाती हैं आपको और बॉडी को वीक कर देते हैं। आपके सबसे ज़्यादा ये जो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े, इनका 300 करोड़ पीपल जो है इससे सफ़र है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन्होंने कुछ डिसीज़ को आइडेंटिफाई किया है। ये आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कुछ डिजीज़ जो है आइडेंटिफाई किए, और वो कौन कौन से डिजीज़ आइडेंटिफाई किया उसके बारे में बताया। मेन डिजीज़ बताइए इन्होंने, मेन डिजीज़ सबसे पहली तो है क्वाशी और कोर, ये आप जानते ही हैं किससे होती है, प्रोटीन की कमी से। फिर है मर्समस, ये आपके प्रोटीन और कैलोरी इनमें दोनों आ जाएंगी। और थर्ड है थैलेमिया, ये विटामिन ए की कमी से होती है। और एक है एनीमिया, इसको तो आप जानते ही हैं। एनीमिया आपके रक्त में Fe आयन की कमी से होती है। और एक है गॉइट्री, आयोडीन की कमी से, गॉइट्री डिजीज़ गलगंड बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होती है। अगर आपके भोजन में आयोडीन नहीं है तो ये वाली डिजीज़ होती है। और मोस्टली कहाँ होती है, ये पहाड़ी वाले इलाकों के पर्सन्स के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके फूड के अंदर जो आयोडीन होता है वो बहकर के नीचे समतल पे आ जाता है, और फिर वो ऐसे फूड का सेवन करते हैं जिसमें आयोडीन नहीं होता, तो ऐसे पर्सन को गॉइट्री हो जाती है। तो ये 5 डिजीज़ जो है आपके WHO ने आइडेंटिफाई किए। और इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, आपके प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन डिफिशिएंसी भी है। प्रोटीन जो है जिसको हम PEM बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज़, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस जानते हैं, अस्थि छिद्रता एक बोन का रोग होता है, बोन्स में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और फिर है आपके ये कैल्शियम की कमी से होती है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस तरह से आपकी डिजीज़ है, और इनके बारे में पूरा डिटेल आपके बुक में पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, तो ये आप देख लेना। क्वाशीरोकोर आपके डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, फूड में प्रोटीन नहीं होगा तब होगा। और इसके कुछ सिम्टम्स भी दे रखे हैं, लॉस वेट होना, इरिटेशन मूड, एपीट्यूड, स्किन बिकम ब्लैक एंड बेली कम्स आउट, और बॉडी स्वेल हो जाती है, इनलार्ज लिवर बढ़ जाता है। और इसके लिए क्या क्योर करना चाहिए, फूड के अंदर प्रोटीन होना बहुत नेसेसरी है। इसी तरह से आपके मर्स डिजीज़ का भी बता रखा है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की डिफिशिएंसी होती है। ये तो प्रोटीन की डिफिशिएंसी से,
ये कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज के डिफिशिएंसी से होती है। इसके मेन सिम्टम्स देखिए, इसमें भी वेट लॉस होता है और अप टू 60% चाइल्ड जो है कॉमन वेट एट दिस एज, लेस अट्रैक्टिव समझ गए, आलसीपन आना, काम ना करना, ड्राई एंड रिंकल्स फेस हो जाते हैं विद आइज, फेस पे इसका इफेक्ट पड़ता है। थिन मसल्स हो जाती हैं, पतली मसल्स होती हैं, वीक लेग आर्म, कमज़ोर हाथ पैर होते हैं इनके, और रिब्स सीन फ्रॉम आउटसाइड, और रिब्स बाहर दिखाई देती हैं इसके अंदर। और फिर आपके रिटायर्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, और इसमें पर्सन जो है वो मेंटल से मतलब दिमाग से रिटायर्ड हो जाता है। थैंक यू।